हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेकंड क्लास। लास्ट सेशन में बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एंड इन जनरल डिलीवरी। यहाँ पर हमने हमजा, बदरुनिसा और कासिम के एग्जाम्पल से कुछ बातें समझी थी और फिर हम हैरी पॉटर के एग्जाम्पल से भी बातें समझे थे इन कंटेक्स्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस, तो आई होप वो सब बातें क्लियर हैं। आइए आज का सेशन चालू करते हैं, जहां बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो दो तरीके के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स कौन से हैं? एक तो है जो स्टैट्यूट, जो हमारा लॉ बोल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तुम्हारे लॉ के अंतर्गत तीन इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रखी है, जो कि है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, दैट इज सेक्शन 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। Okay, section 13 of Negotiable Instrument Act provides that a negotiable instrument includes a promissory note, bill of exchange and check, whether payable to bearer or order। जैसे हमने जब बदरुनिसा ने promissory note बना के दिया था तो बोलती थी payable to order और हमजा, मतलब बियरर जिसके पास है, उसने आगे ऑर्डर कर दिया कि वो देना चाह रहा है कासिम किसाई को। यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन हमजा लिखा था, इसलिए हम एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कर रहे थे। अदरवाइज खाली डिलीवरी से भी बात हो जाती, जहाँ साइन करने की एट द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जरूरत नहीं पड़ती। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और एक तरीके से हमारे पास रिकैप हो गया इस पॉइंटर को पढ़ते हुए। अब क्या खाली ये तीन इंस्ट्रूमेंट तक सीमित है नेगोशिएबिलिटी? नो। और उसी के बारे में ये बोल रहे हैं नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज, मतलब ऐसे ही चल रहा है। दिस इज ओके इन द ट्रेड, लेट्स से। ओके, दो द एक्ट स्पीक्स ओनली थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बट it does not consider other kinds of instrument from being treated as negotiable, but it does consider other kinds of instrument from being treated as negotiable instrument provided। दूसरे लोग इन तीन को छोड़ के भी कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड they possess the characteristic of negotiable instrument। और characteristics of negotiable instrument मैं फर्स्ट सेशन में आपको बताकर आई हूँ। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ये characteristics हैं, तो even if you are not a promissory note or a bill of exchange or a check, you can still be a negotiable instrument through the usage or by trade or by custom. Okay, accordingly certain other instruments take the character of negotiable instrument by custom or usage। जैसे कि कौन कौन से हैं ये? डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट्स, बियरर डिबेंचर्स। ये जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अंडर द स्टैट्यूट प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंतर्गत नहीं आते हैं, बट इवन देन बिकॉज दीज इंस्ट्रूमेंट्स पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही अंतर्गत आ जाएंगे थ्रू यूसेज और थ्रू कस्टम। Okay, are some of them, though they are not specifically mentioned in the act as negotiable instrument। Am I clear to everybody? Is this pointer all chamka chamka in your brain, in your head? Yes, अगर yes तो thumbs up कर दो और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलो। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला है अपन के पास बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम पेबल टू बियरर कब बोलेंगे? जब वहां पे एक्सप्रेस कर रखा होगा कि हमजा को देना है, ठीक है, या किसी बंदे को देना है। ओनली योर लास्ट एंडोर्समेंट इज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। कहने का मतलब है अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इज वन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड नियर बाय डिलीवरी
है ना। नियर बाय डिलीवरी, यहाँ पे एंडोर्समेंट की कहानी नहीं है, सिग्नेचर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमजा को बदरुनिसा ने जो प्रोमिसरी नोट दिया था वहां पे टू ऑर्डर और बियर की जगह खाली टू ऑर्डर दे देती या किसी का स्पेसिफाई नाम नहीं करती तो बन जाता सिंपल डिलीवरी से नियर ऑन डिलीवरी विदाउट एनी नीड फॉर एंडोर्समेंट। ये बात हम पढ़ के आए हैं। द पर्सन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, बोले तो जो बियरर है उसको पेमेंट मिल जाएगी, बस वो बियरर गुड फेथ में होना चाहिए, बशर्ते, ये नहीं भी लिखा बट हम पता है, हम समझते हैं इस बात को कि बोनाफाइड होना चाहिए। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज बियरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द बियरर, यहां बताया हुआ है, वर्ड्स में जतला रखा है। इमेजिन अ चेक दैट सेज पे टू बियरर, जिसके पास है उसको पेमेंट कर दो। यस, दिस मीन्स एनीवन हु फिजिकली होल्ड्स अ चेक, जिसके पास वो चेक है, कैन कैश इट, बैंक जाएंगे कैश कर लेंगे या फिर डिपॉजिट कर लेंगे। If you find a check like this on the street, you can take it to the bank and get the money. हाँ, सबसे बोल रहे हैं भगवान एक चेक हमको भी। हाँ, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज एक चेक था जो ओरिजिनली जॉन डो को पेमेंट होनी थी, ओके, और वो एंडोर्स कर दिया, साइन कर दिया जॉन ने ऑन द बैक, बट विदाउट स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द नेक्स्ट रेसिपिएंट। जैसे जब बदरुन्निसा ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया था हमजा को, तो हमजा ने साइन करके कासिम को एंडोर्स कर दिया था। यहाँ पर लेट्स से जॉन डो को एक चेक मिला था, बट जॉन डो ने उसे एंडोर्स कर दिया, उस चेक के पीछे साइन कर दिया, बट किसी का नाम नहीं लिखा, तो ये बन जा रहा है ब्लैंक एंडोर्समेंट। Okay, without specifying the name of the next recipient, this blank endorsement turns the check into a bearer instrument. जबकि नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे तो जॉन डो का नाम लिखा हुआ था, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने साइन पीछे किया एंडोर्समेंट के लिए, बट किसी का नाम नहीं लिखा, इसलिए ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जा रहा है। सो whosoever holds it can present it and get the payment done. Am I clear to everybody? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सीएमए में तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएशन सिंपल कर रहे हैं, लॉ जैसी डिग्री कर रहे हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर लिखने के आपको क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब है या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, अगर वो आ गए तो आप आराम से लिख पाएंगे। जस्ट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, या जब आप इंटर में भी जाएंगे वहां पर भी काम आएगा। फाउंडेशन में तो है ही, बट ये इंटर में भी आपको मिलने वाला है, प्लस ग्रेजुएशन या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बियरर और ऑर्डर। आई होप इज क्लियर। नाउ A negotiable instrument is said to be payable to order one. ये तो bearer वाला था, फर्स्ट वाला हमने bearer देखा, अब ऑर्डर पढ़ रहे हैं। कब बोल रहे हैं? It is expressed so be payable हो गया, expressed to be payable to a particular person with restricting its transferability. सिर्फ हमजा को ही देना है, किसी और को आगे नहीं दे सकते हैं। लेट्स से ये हमजा ने कासिम को ही देना है, आगे किसी और को नहीं दे सकते। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल के साथ स्क्रीन पर देखते हैं। एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बियरर, इमेजिन एक चेक बोल रहा है पे टू द बियरर, दिस मीन्स इसके पास फिजिकली वो ले लेगा, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, या एक्चुअली दोबारा एक एग्जाम्पल आ गया, हम सेम एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं। एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, जैसे जॉन डो फॉर एग्जाम्पल, या हमजा फॉर एग्जाम्पल, और टू समवन दे एंडोर्स इट, जैसे हमजा ने इसको एंडोर्स कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि भैया कासिम को देना है,
द ट्रांसफर रिक्वायर्स बोथ एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस सेशन, और ये भी ऑलरेडी हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। अब इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंडिया के अंदर, फॉरेन इंडिया के बाहर। तो बियरर और ऑर्डर तो क्लियर हो गया सबको, बियरर सिर्फ जिसके पास है, ऑर्डर इसको एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के साथ गया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस बेटर एग्जाम्पल विल बी हमजा एंडोर्सिंग इट टू कासिम, बदरुनिसा ने हमजा को दिया और हमजा ने कासिम को दे दिया। दिस इज ऑर्डर, बोले तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, क्योंकि यहाँ पे साइन कर दिया था लेट्स से बैक में, ठीक है। आई होप जब ये नोट्स आएंगे आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी ना। जब भी कोई बिल या प्रोमिसरी नोट या चेक या बोथ ड्रॉन एंड पेएबल इन इंडिया, जब इंडिया में ही बनी है और इंडिया में ही पे हो रहे हैं, या फिर ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इज सेड टू बी एन इनलैंड बिल। या तो ड्रॉ हुए हैं खाली, या फिर ड्रॉ और पे दोनों हुए हैं टू समबडी हु लिव्स इन इंडिया, या तो बना भी इंडिया में है और पे भी इंडिया में हो रहा है, या खाली बना है इंडिया में, चाहे पेमेंट बाहर भी हो रही है। बेसिकली बनने से मतलब है, जब बनने से मतलब है, जब बन रहा इंडिया में है तो इनलैंड है। ऐसे ही फॉरेन बन रहा बाहर है, चाहे पेमेंट बाहर ही हो रही है चाहे इंडिया में हो रही है, दैट इज नोन एज इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही जस्ट इन केस आप किसी बैंक में जॉब करते हैं और बैंक में इंटरनल प्रमोशन लेते हैं, तो वहां पर JAIIB और CAIIB करके एग्जाम होता है, ठीक है। तो वहां पर इस टॉपिक के बारे में बहुत बात है, एक सब्जेक्ट है वहां पर, BRBL लॉ का ही सब्जेक्ट है, वहां पे इस टॉपिक के बारे में बहुत बात है, ठीक है। तो वी डोंट नो कौन सा प्रोफेशन हम आगे चूज करते हैं, बट लाइक आई टोल्ड यू कि बैंक में ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है किसी और डोमेन में आप फ्यूचर में जाएंगे तो वहां पर भी ये टॉपिक्स आपको मदद करेंगे। तो इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से आज अपने दिल में उतार लीजिए कि आज तो क्लियर होगा ही, आज तो हमें फाउंडेशन क्लियर करना ही है, बट हमें आगे भी शाइन करना है। यस, अ बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज सेम टू बी अ फॉरेन बिल। इसको उसको हम डी मार्क कर लेंगे, फॉरेन बिल है मतलब वो जो इंडिया में नहीं बना है, या फिर बेसिकली जो बाहर बना है, चाहे वो पेमेंट बाहर हो रही हो या इंडिया में हो रही हो, वो फॉरेन बिल है। जब कोई बिल इंडिया में बना है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बना है, चाहे पेमेंट इंडिया में हो रही हो या बाहर हो रही हो, वो है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, foreign bill must be protested for dishonor if such protest is required by law of the place where it was drawn. Let's say फिनलैंड में बना वहां पर, तो भैया अगर वहां के लॉज कुछ और कह रहे हैं और हमको नहीं मिल रहा है पेमेंट तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किस बात का होना चाहिए कि डिसऑनर ना हो जाए। Okay, this is not a case with inland bills where the protest of non-payment is optional as per section 104 of that. Inland bill में ये protest की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा हमें सेक्शन 104 ऑफ एनआई एक्ट में बता रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमित इन दिल्ली राइट्स अ चेक टू राज इन मुंबई, इंडिया के अंदर ही हो रहा है, बनाया कहाँ, इंडिया में, ड्रॉ कहाँ हो रहा है, इंडिया में, चाहे पेमेंट इंडिया में हो रही हो या नहीं हो रही है, हमारे केस में तो इंडिया में ही पेमेंट हो रही है। यस, सिंस बोथ द ड्रॉर एंड द पे आर इन इंडिया, द चेक इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ imagine John Doe in New York writes a bill of exchange to Rahul in London. बना भी बाहर, पेमेंट भी बाहर हो रही है, फॉरेन बिल है। सिंस द बिल इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बट एक और बात ध्यान रख लीजिए, ये बात तो ठीक है, बट इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनलैंड। इनलैंड क्या है, ड्रॉ इंडिया, पे इंडिया
और अब्रॉड। वी डोंट माइंड पेमेंट इंडिया में हो रही, बस ड्रॉ इंडिया में होनी चाहिए, ड्रॉ इंडिया में होनी चाहिए। देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, a bill or a promissory note or a check if drawn and payable in India or drawn on person resident in India is said to be an Indian inland bill. पेमेंट जहां मर्जी हो रही हो। ऑन द अदर हैंड, फॉरेन बिल क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेगोशिएबल। ड्रॉ कहाँ हो रहा है, फॉरेन कंट्री में। पेमेंट जहां मर्जी हो रही हो, चाहे फॉरेन कंट्री में हो रही हो चाहे इंडिया में हो रही हो। दिस इज द समरी। ओके, अब जो लास्ट लाइन लिखी थी, प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर। लेट्स से इफ जॉन्स बिल इज डिसऑनर, लेट्स से व्हेन इट वाज ड्यू, पे नहीं हुआ, तो राहुल मे नीड टू हैव द बिल फॉर्मली प्रोटेस्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द प्लेस। प्लेस यहाँ पर क्या है, कहाँ रहते हैं हमारे जॉन, न्यूयॉर्क, अमेरिका। yes, where it was drawn, yes, यहाँ हमारे केस में न्यूयॉर्क, which is the legal step to record the dishonor. This requirement applies in bill of foreign bill but is optional in inland bill as per section 104 of NI Act 1881. Am I clear to everybody? प्यारे बच्चों, भेजे में जा रहा है, सिंपल बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। बियर ऑर्डर क्लियर है, इनलैंड फॉरेन क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, डिमांड एंड टाइम। डिमांड जब आपने साइट पे प्रोड्यूस किया, पेमेंट कर दो। टाइम जहाँ पे एक मैच्योरिटी डेट दे रखी है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ। आइए अब देख भी लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल और व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जब टाइम स्पेसिफाई हो रहा है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अ चेक इज पेएबल ऑन डिमांड, यस, बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस दिन चेक बना है उसके 3 महीने के अंतर्गत आपको डिमांड करना है बैंक के पास जाकर, वरना ये चेक स्टेल चेक की कैटेगरी में आ जाएगा, बासा हो जाएगा, पेमेंट नहीं होगी, दोबारा से चेक करना पड़ेगा ड्रॉ। ओके, या फिर एक नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इफ पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विच इज सर्टेन इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बेसिकली मेच्योरिटी डेट दे रखी है, मेच्योरिटी मेंशन करी होगी। ओके, if a promissory note or a bill of exchange bears an expression at sight, at sight मतलब जब देखेंगे, इसका मतलब डिमांड हो रहा है। ओके, एंड ऑन प्रेजेंटेशन मतलब डिमांड हो रहा है एज पर सेक्शन 21। ये हमें सेक्शन लर्न करना है, तो एक्सेल शीट जो बना रहे हो वहां पे ये सेक्शन मेंशन कर लो। The words on demand are usually found in promissory note, whereas the word at sight are found in bill of exchange. तो क्या हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑन डिमांड जनरली कहाँ लिखे होते हैं, जो ये वर्ड है ऑन डिमांड लिखा होता है प्रोमिसरी नोट पर, ठीक है, और एट साइट लिखा हुआ होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पर। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको लिखा है। ओके, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके प्यारे बच्चों, चलो ना डिमांड इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल लेते हैं। धूमता कर ले, धूमता ऐसे ऐसे घूमते 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 पता नहीं गले में फांसी आ गई। मैंने एक मीम देखा, वो पर्दे से अटकी अचानक से उसका गला गोल गोल घूम गया और ऐसे करते 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 वो लटक के, कैसे होता है आई डोंट नो। रसोड़े में कौन था, अभी हम कर रहे हैं इसमें, रसोड़े में कौन था। लैपटॉप
धोने चल दिए हम। चलो खैर आओ, बहुत हुआ मजाक, आओ पॉइंट पर आए। Demand instrument is one that can be paid wherever the holder presents it for payment with no specific date mention। यहाँ पे कोई डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होती। चेक तो चेक होता है, अगर मैं चेक के बारे में बात करती हूँ तो चेक होता है, तो वैसे वो डिमांड वाला ही होता है। चेक इज डिमांड, ये होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये प्रोमिसरी नोट होगा तो ऑन डिमांड लिखा होगा, जो वर्ड्स लिखे होंगे, ओके। और अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो यहाँ लिखा होगा एट साइट। ये सेक्शन 21 ऑफ एनआई एक्ट है, ओके। जैसे ये हमारी गोपी बहू है और ये हमारी राशि बहन है। गोपी writes a check to Rashi for rupees 10,000. Now check doesn't mention any specific date. कुछ भी डेट नहीं लिखी है। So Rashi can take it to the bank and cash it at any time. At any time में बस एक एस्ट्रिक बना के लिख लीजिए। कैसे लिखे, कौन सा कलर चल जाएगा इस पे? ये एट एनी टाइम में बात ध्यान रखेंगे। चेक बिकम्स स्टेल after 3 months of making the check. ये बात ध्यान रखेंगे। सिंस देर इज नो टाइम स्पेसिफाइड, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ये तो हमने इन जनरल भी देखा डिमांड है, बट ये प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है जब ये वर्ड स्पेसिफिकली जनरली यूज करे होते हैं। एम आई क्लियर वंस अगेन टू एवरीबडी? ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम टाइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में। A time instrument is that one that is payable for a future date। यहाँ पे maturity date दे रखी है, या after certain period और event। जैसे हम यहाँ पे कोकिला, जिगर, अहम और किंजल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोकिला ने 50,000 रुपए उधार दिए अहम को और एक प्रोमिसरी नोट पे साइन करवा लिया जिसपे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे 50,000 टू अहम। नाइन्टी डेज फ्रॉम टूडे। टू अहम नहीं होगा ना, जब लैंड उसी को कर रहे हैं तो टू कोकिला होएगा। This note is time instrument because it specifies that payment will be made after 90 days। कोकिला ने दिए हैं तो पेमेंट तो कोकिला को मिलेगी ना वापस, ओके। ऑल्टरनेटिवली लेट्स से इफ जिगर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया किंजल को सेइंग पे टू किंजल 25,000 एट साइट, ओके, इट मीन्स किंजल कैन डिमांड पेमेंट व्हेन शी प्रेजेंट्स द बिल। The phrase at sight also indicates that the bill is payable on demand, similar to demand instrument। और ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, समझ चुके हैं ना दोस्तों? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड और टाइम भी हो गया हमारा डन। तो समरी बोले तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट इज like Gopi's check can be cashed anytime upon presentation, while a time instrument is like Kokila's promissory note is payable only after a specified period or an event, that is 90 days in our case, ओके। अब जेन्युइन, अकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल्स। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर अ कंसिडरेशन, इट इज नोन एज जेन्युइन बिल। क्या बोल रहे हैं? अ genuine bill is one that is drawn, accepted, endorsed for a legitimate consideration, जो legal है। something in return under section 2D of Indian Contract Act 1872 वो legal है, okay, based on a real transaction or debt। let's say राम और लक्ष्मण के बीच में हुई है ट्रांजैक्शन,
Ram sells a valuable piece of jewelry worth rupees 10,000 gold coins to Lakshman. To pay for this, Lakshman draws a bill of exchange on Ram, promising to pay 10,000 gold coins in 30 days. Okay, Ram accepts the bill. यहाँ पे इन कंसिडरेशन ही हुआ है, जो ये पेमेंट हो रहा है ये फॉर सम कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न के लिए है, तो गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट ये पेमेंट हो रही है. ये बन जा रहा है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It is consideration. Am I clear to everybody? ये रहा हमारा genuine bill. अब बात करते हैं accommodation bill की. When it is drawn, accepted, endorsed without consideration, it is accommodation bill. एग्जाम्पल ले लेते हैं भरत और शत्रुघ्न का. एक अकोमोडेशन बिल बनाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या एंडोर्स किया जाता है, किसके बिना? कंसिडरेशन के बिना. Okay, often to help someone else obtain credit. It is not based on actual transaction or debt. जो हमारा genuine bill था, it was based on actual transaction or debt. But जो हमारा accommodation bill है, वो actual transaction या debt पर based नहीं है. यहाँ पे consideration नहीं होती है. भरत और शत्रुघ्न का example लेते हैं. भरत agrees to accept a bill of exchange drawn by Shatrughan. Even though Bharat does not owe Shatrughan any money. भरत ने कुछ पैसे देने ही नहीं है शत्रुघ्न के. And there was no real transaction. कोई real transaction हुआ ही नहीं. Bharat's acceptance is simply to help Shatrughan obtain credit from third party. This is an accommodation bill because there is no consideration involved. कोई consideration यहाँ पे involved ही नहीं है. कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ पैसे भरत ने एक्चुअली में देने ही नहीं थे. कुछ मतलब इन्होंने कुछ दिया होगा तो पैसे देने होंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्होंने इनको कुछ गुड्स दी, ठीक है, इसके अगेंस्ट पेमेंट होनी चाहिए. ऐसी कोई बात हो ही नहीं थी. ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी. इट डिड नॉट हैपन. तो ये हुई नहीं तो कंसिडरेशन का काम ही नहीं आ रहा है. बट उसके बावजूद शत्रुघ्न ने एक बिल बनाया, क्योंकि ही इज द सेलर. इन्होंने बिल बनाया, ऐसे ऐसे मना रहे हैं कि ही इज द सेलर. इन्होंने बिल बनाया और इनको दे दिया और इस पे इन्होंने साइन करके एक्सेप्टेंस भी दे दिया. ऐसी बातें हमने लास्ट सेशन में देखी थी ना. बनाता वो है जिसने पैसे लेने हैं. यहाँ पर ये पैसे लेने की तो बात कर रहे हैं, बट इन्होंने इनको कुछ दिया ही नहीं था. बट स्टिल इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया इसलिए ताकि इनको डेट मिल सके फ्यूचर में किसी और से आगे से. दिस इज नोन एज अकोमोडेशन बिल. इसी को अकोमोडेशन बिल बोला जाता है. ओके, अब फिक्टिशियस बिल. व्हेन अ ड्रॉअर और अ पेई और बोथ आर फिक्टिशियस. जिसने बिल बनाया है, बिल बनाता वो है जो सेलर होता है, जिसने पेमेंट रिसीव करनी होती है जनरल सर्कमस्टांसेस में. इसको ऐसे समझते हैं. ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, ऑन क्रेडिट गुड्स लिए. ओके, तो बी ने कहा कि मुझे पेमेंट कब दोगे. कहा मैं 90 डेज बाद दे दूंगा. कहा ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं एक बिल बनाकर देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ. तो मैं बन गया ड्रॉअर, बी बन गया ड्रॉअर. इसने बिल ऑफ एक्सचेंज इनको दिया, इसने साइन करके वापस दे दिया. तो जैसे ही साइन करा ए ने, ए लायबल हो गए. ही बिकम्स द ड्रॉई. ये ड्रॉई बन गए और ये बन गए लायबल. इन्होंने पेमेंट करनी है, इन्होंने अक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भाई मैं पैसे दूंगा.
कितने दिन बाद दूंगा, लेट्स से 90 डेज का उधार दिया था। अब वैसे तो पेमेंट बी को ही मिलनी चाहिए, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल बी ने इसे एंडोर्स कर दिया सी को, बी ने सी को कुछ पेमेंट देनी थी, इससे कुछ सामान खरीदा था, सी को देनी थी, तो यहाँ पर सी बन जाएगा पेई। बट ये बात ध्यान रखेंगे, पेई बी भी हो सकता है। पेई कौन होता है, जिसे पैसे मिलने वाले होते हैं, हु इज सपोज टू गेट द मनी, हु इज सपोज्ड टू रिसीव मनी। तो कितनी पार्टीज हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पेई। हम बोल रहे हैं जो पीछे हमने अकोमोडेशन बिल के बारे में बात करी है ना, यहाँ पर अगर मैं अकोमोडेशन, ये सिंपल बात हो रही है जेन्युइन बिल की, ये जेन्युइन बिल है। अकोमोडेशन बिल में क्या हो रहा है, ए को सामान कुछ दिया ही नहीं था, कुछ इनसे पैसे मिलने ही नहीं थे, उसके बावजूद बी ने एक बिल बनाया, इनसे साइन कराया ताकि इनको फर्दर किसी से डेट मिल सके। मतलब शायद लेट्स से बैंक के पास जाएंगे और डिस्काउंट करा लेंगे, डिस्काउंटिंग चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ओके। और अगर यही यही मैं अगर फिक्टिशियस बिल में चली जाती हूँ तो यहाँ पर ड्रॉअर भी और पे भी फिक्टिशियस है, एक्चुअली में है ही नहीं, किसी को पेमेंट भी नहीं मिलनी है और कोई ड्रॉअर भी नहीं है, इसको हम फिक्टिशियस बिल कहते हैं, इसी को हम फिक्टिशियस बिल कहते हैं। दोस्तों समझ में आ रही है, अगर दोनों ड्रॉअर और पेई फिक्टिशियस पर्सन है, मतलब जो है ही नहीं, तो जिस बंदे ने, जो एक्सेप्टर है ना, जिसने एक्सेप्ट किया है कि लेट्स से फॉर हमारे केस में यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है ए, जो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ए एक्सेप्ट कर रहा है ना कि हाँ मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर ड्रॉअर भी फिक्टिशियस है, वो पेई है वो भी फिक्टिशियस है, तो जिसने एक्सेप्ट किया, जिसने साइन किया कि हाँ मैं वैसे दूंगा, उसकी लायबिलिटी आ जाएगी। एक्सेप्टर इज यहाँ पर लायबल, ओके, टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में हमने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के एग्जांपल से लास्ट सेशन बहुत अच्छे से बात करी थी। तो अगर जो होल्डर है ड्यू कोर्स में कैन शो द सिग्नेचर ऑफ द सपोज ड्रॉअर एंड दैट of the first payee are in the same handwriting. Okay, am I clear guys? फर्स्ट पेई वो बंदा है जिसको पहले पैसे मिलने थे, हमारे केस में पहले पैसे मिलने थे हैरी पॉटर को, बट हैरी पॉटर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को दे दिए थे, ठीक है, बट साइन किसने किए थे, हरमाइनी ग्रेंजर ने, तो हरमाइनी ग्रेंजर की लायबिलिटी रहेगी चाहे हैरी पॉटर रियल लाइफ में हो ही नहीं, ठीक है, या कोई और बंदा रॉन वीजली पिक्चर में हो ही नहीं, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो उस बंदे को पकड़ लेगा जिसने साइन करे हुए हैं इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल्स। एम आई क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ये फिक्टिशियस बिल को बात करते हैं मंत्रा दासी और सूर्पनखा के एग्जाम्पल से। फिक्टिशियस बिल वो बिल है जहां पर दोनों ही ड्रॉअर भी और पेई दोनों इमेजिनरी है, नॉन एग्जिस्टेंट है। जैसे मंत्रा ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया सूर्पनखा को, बट ना तो मंत्रा ना ही सूर्पनखा रियल पार्टी है, दे आर मेड अप नेम्स, तो ये फिक्टिशियस बिल कहेगा क्योंकि पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं है। यहाँ पे लायबिलिटी के कैसे रहेगी, लेट्स से इफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रेजेंट्स दिस फिक्टिशियस बिल एंड कैन प्रूव दैट द सिग्नेचर ऑफ द सपोज्ड ड्रॉअर दैट इज मंत्रा एंड सपोज्ड पेई आर इन द सेम हैंडराइटिंग, तो जो ड्रॉअर है लेट्स से मंत्रा, इसकी लायबिलिटी हो जाएगी, ओके, of the fictitious bill may still be liable to the holder in due course. This happens if the acceptor had agreed to honor such fictitious bills, demonstrating that even though the names are not real, let's say मंत्रा तो रियल है, ऐसे बोल लेते हैं कि मंत्रा तो रियल है, इसको हम यहां से ना ऐसे हटा देते हैं, मंत्रा ने ड्रॉ किया ना सूर्पनखा, ओके ऐसे बोलते हैं, इस एग्जाम्पल को ऐसे बोलते हैं, मंत्रा लेट्स से इज द ड्रॉई, इसने एक्सेप्ट करी है अपनी लायबिलिटी,
ओके, बट शूर्पणखा रियल पर्सन नहीं है। लेट्स से एक बंदा और लगा देते हैं, यहाँ पर हम विभीषण लगा देते हैं। लेट्स से विभीषण छोड़ो, यहाँ पे हम लगा देते हैं कौन, कौन सोता रहता था, व्हाट वाज हिज नेम, लंकेश्वर, दैट वाज रावण। मेघनाथ, वो हिज सन, क्या नाम था उसका जो सोता रहता था, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, सोचो सोचो। हाँ, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण लेट्स से इज द पेई। ऐसे इज द पे, और ये दोनों ही, बोथ ऑफ दीज आर, यहाँ पे शूर्पणखा भी एंड कुंभकर्ण लेट्स से आर फिक्टिशियस, ये है ही नहीं, आर नॉट रियल पर्सन, रियल पार्टी, ये मेड अप नेम्स हैं। तो ये फिक्टिशियस बिल कहला देगा, क्योंकि शूर्पणखा कौन है, ड्रॉअर। किस पे बिल बनाए, इस मंत्रा पे बनाए जो कि है ड्रॉई। ठीक, क्लियर एवरीवन? चलिए, आई होप वी आर क्लियर विद जेन्युइन अकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल्स। ना, तो बोल रहे हैं जेन्युइन, जेन्युइन बिल के अंदर रियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगेंस्ट कंसिडरेशन हो रहा है। अकोमोडेशन में विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे केस में भरत का और भरत और शत्रुघ्न का एग्जाम्पल लिया था। फिक्टिशियस में मेड अप पार्टीज हैं, जो कि कौन है, ड्रॉ किया था मंत्रा ने, बट पेबल था शूर्पणखा को। तो हो सकता है कि ड्रॉर ही पे यू दे, एंड दैट आल्सो बी पॉसिबिलिटी, मैंने आपको पीछे भी समझा रखा है। Okay, so I hope we are clear with this kind of bill also. Clean documentary bill में documents attached होते हैं, clean bill में documents attached नहीं होते हैं, simple. Yes, when no documents relating to goods are annexed to the bill, ये clean bill हो जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अटैच होगा, उसको हम डॉक्यूमेंट्री बिल बोल देंगे, सिंपल। ठीक, अब एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुइटी का मतलब होता है जहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं हो, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू अ फॉल्टी ड्राफ्टिंग, मतलब ड्राफ्ट करने में, बनाने में गलती हुई है, बनाने में मिस्टेक हुई है, मे बी इंटरप्रेटेड ईदर एज अ बिल और अ नोट, क्योंकि गलती हो गई है जिस वजह से इसको हम या तो बिल या फिर नोट जैसे कंसिडर कर सकते हैं, है ना, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इट इज फॉर द होल्डर टू डिसाइड, यहाँ पे होल्डर डिसाइड करेगा कि ये इसको नोट रखना चाहता है, प्रोमिसरी नोट रखना चाहता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना चाहता है। Ambiguity may also arise when the amount is stated differently in words and figures. मान लेते हैं वर्ड्स में लिखा हुआ है वर्ड्स में लिख रखा है 1 लाख रुपीज, फिगर में लिखा हुआ है 10,000 रुपीज है 40,000 रुपीज, लेट्स से। ओके, in such cases the amount stated in word will be taken into account. तो जो वर्ड में लिखा हुआ है वो पकड़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। वर्ड में जैसे 10,000 ओनली, जो वर्ड में लिखा है उसको हम ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है। ओके, यस, ओके, चलिए। एम्बिगुइटी इन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में होगा कि हम इसको प्रोमिसरी नोट मानने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स डिसाइड करेगा कि ये नोट जैसे मानना चाहते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मानना चाहते हैं। जैसे शेल्डन और लेनर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। शेल्डन ने एक डॉक्यूमेंट लिखा जो बोल रहा है पे टू लेनर्ड और ऑर्डर $1,000 and I promise to pay this amount in 30 days. Now the document includes both reference to order which suggests a bill of exchange and a promise to pay, तो वो कहीं ना कहीं promissory note बन रहा है।
तो अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है या ये प्रॉमिसरी नोट है। सिंस ये क्लियर नहीं है whether Sheldon intended this document to be a bill of exchange or promissory note, इसलिए ये ambiguous instrument कहेगा। तो यहाँ पे जो भी होल्डर है, लेट्स से लेनर्ड है या कोई थर्ड पार्टी एक और जना आ गया है, लेनर्ड पकड़ लेते हैं, अगर इन्होंने एंडोर्स कर दिया लेट्स से पेनी को, ठीक है, या किसी को भी आगे कर दिया है, तो जो होल्डर होगा, whosoever इज द होल्डर, वो डिसाइड करेगा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ट्रीट करना चाहता है इस इंस्ट्रूमेंट को या प्रॉमिसरी नोट को, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स हिज नीड्स। अब यहाँ पे डिस्क्रिशन किसका, डिसीजन किसका, होल्डर का, सिंपल। ये है टू द, ये जो एम्बिग्विटी है इन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करेंगे अमाउंट। एम्बिग्विटी अमाउंट में है, यहाँ पे पेनी और हमने एमी का एग्जाम्पल लिया है। पेनी ने एक चेक बोला कि पे टू एमी $2500 ओनली, okay, the amount is stated as 2500 in figures and $2500 $2500 only in words। अब यहाँ पे तो खैर डिस्क्रिपेंसी है नहीं, है ना, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2500, ये अगर लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 2300, तभी तो यहाँ पे डिफरेंस माना जाएगा, ओके, इन वर्ड्स। तो जब भी डिस्क्रिपेंसी है फिगर में और रिटन वर्ड्स में, तो वर्ड्स को हम करेक्ट मान लेंगे, ओके। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट अगर मैं समरी में बोलूं, कैन बी ड्यू टू अनक्लियर ड्राफ्टिंग about whether it's a bill or a note. For example, a document that includes terms from both type can create confusion, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के टाइप से हम बोल रहे हैं या हम अमाउंट से डिफरेंस बोल रहे हैं। Ambiguity may arise when the amount stated in figures and words are different, in case the amount will be taken as a correct answer, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इन एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट, किसी तरीके से इनकम्प्लीट है। एम्बिग्विटी में तो या तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एम्बिग्विटी थी या अमाउंट में एम्बिग्विटी थी। इनकोहेट में इंस्ट्रूमेंट के कंप्लीशन में ही दिक्कत है, इसको हम इनकम्प्लीट मान रहे हैं, ओके, इन किसी रिस्पेक्ट पे उसको हम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ इनकम्प्लीट है, लेट्स से जब एक पर्सन ने साइन किया और डिलीवर कर दिया एक ब्लैंक या फिर इनकम्प्लीटेड स्टैम्प्ड पेपर, okay, when a person signs and delivers to another a blank or incomplete stamped paper, he authorizes the other person to make or complete upon its negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp। तो जितने का अमाउंट स्टैम्प का वो से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, बट कितना भी अमाउंट हो सकता है। जैसे स्टैम्प का अमाउंट है 5000, ठीक है, तो 5000 के अंतर्गत जितना भी अमाउंट आता है 4999 या 5000 तक आप जो भी अमाउंट हो सकता है वो कर सकता है। The effect of such signing is that the person signing the instrument is liable, जिसने साइन कर दिया उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, upon such instrument in the capacity in which he signed it to the holder in due course of the instrument। Let's say अनुपमा, वनराज, काव्या और बा, हमारे पास 4 कैरेक्टर है। अनुपमा ने साइन किया और डिलीवर करा एक ब्लैंक चेक वनराज को, with the check already stamped with but no amount or pay filled in it, okay। अब अनुपमा के सिग्नेचर है इसलिए वो लायबल हो जाएंगी। उन्होंने कहीं ना कहीं वनराज को ऑथराइज भी कर दिया कि इस चेक को कंप्लीट करो, कितने भी अमाउंट के, जो भी स्टैम्प की वैल्यू, लेट्स से स्टैम्प की वैल्यू 10,000 है, 50,000 है, जो भी वैल्यू है। Vanraj later fills the amount as 25,000 और and writes काव्या as the pay, मतलब पे वो बंदा है जिसने पैसे रिसीव करने हैं, who is supposed to receive the money, okay। He then presents this completed check to Ba
फर्दर आगे चला गया तो अब होल्डर इन ड्यू कोर्स, पहले काव्या थी अब बा हो जाएंगी। अनुपमा, क्योंकि उन्होंने साइन कर रखा है इस ब्लैंक चेक को, तो ये बा जो अल्टीमेट होल्डर है एट द एंड ऑफ द डे चेक की, as if she had originally issued the check for rupees 25,000 to Vanraj, आपने साइन ब्लैंक चेक दिया था, करो लाइबिलिटी, बट स्टैम्प जितना अमाउंट हो उससे ज्यादा नहीं होगा। एम आई क्लियर गाइज? तो एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में कुछ इनकम्प्लीट है या ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो फिल कर देंगे और रिसिपिएंट जो भी स्टैम्प वैल्यू की लिमिट के अंदर आता है, तो जो ओरिजिनल साइनर रहता है वो लायबिलिटी उसकी रहती है। ओके उस बंदे को भी जिसको फर्दर आगे एंडोर्स कर दिया गया है, जैसे वनराज ने काव्या को या फिर आगे बा को चला दिया है। ओके नेक्स्ट इज एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रानी और ऋषु का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हसीना थी फिर पहुंच गए हम। रानी और ऋषु ने अग्री किया ऑन अ ट्रांजैक्शन में रानी प्रोवाइड्स ऋषु विद अ चेक फॉर ₹40,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अ प्रोजेक्ट अग्रीमेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं। दोनों ने अग्री किया था दैट दिस चेक विल एक्ट एज अ कोलैटरल जस्ट इन केस डिफॉल्ट हुआ, तो एक तरीके से एक सिक्योरिटी जैसे एक्ट कर रहा है। And will be encashed only if Rishu meets specific condition outlined in the agreement। जो भी लिखा हुआ है जब वो आप फुलफिल कर लोगे वो सारे कंडीशंस, तभी आप जाके बैंक में प्रेजेंट करोगे। Such as delivering the completed project within a stipulated time period। इस टाइम पीरियड में इन्होंने अग्री किया है। मान लेते हैं ऋषु ने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं किया और डज नॉट मीट द अग्रीड कंडीशन, तो जो रानी की लायबिलिटी है ना पे, वो अराइज ही नहीं होती क्योंकि ऐसा ही टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। द चेक रिमेन्स एज एन एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट जस्ट एज अ कोलैटरल, एस्क्रो जैसे इन गुड फेथ। Okay, meant to be cashed only if Rishu fulfills the condition. If Rishu successfully completes, तो रानी will then convert the escrow instrument into a regular instrument। कहने का मतलब है जब कोई कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो एक कोलैटरल सिक्योरिटी, जैसे ऋषु को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना कि मेरे पैसे आएंगे, यस तो बन जा रहा है इज वैलिड ओनली इफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट। इफ द कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड और द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अचीव्ड, लायबिलिटी आती ही नहीं है। तो क्या है एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट? व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पस एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। पैसे देने के लिए दे नहीं रहे थे, बस एक कोलैटरल जैसे दे रहे थे। एनकैशमेंट तभी होगी जब जो भी स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में वो फुलफिल हो जाएगा। Okay, and it is called as escrow instrument। The liability to pay in case of escrow instrument does not arise if the conditions agreed upon are not fulfilled or the purpose for which the instrument was delivered is not achieved। जैसे हमने ऋषु और रानी का एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक। ओके अब हमने कितने तरीके के पढ़े यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन में। हमने डिलीवरी और एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ा, क्लीन और डॉक्यूमेंट्री के बारे में पढ़ा, हमने एस्क्रो पढ़ा है ना, हमने जहाँ पे कुछ एम्बिगुअस है उसके बारे में बात करी, हमने यहाँ पर इनकोहेसिव के बारे में बात करी या इनकोहेट के बारे में बात करी, हमने जेन्युइन अकोमोडेटिंग और फिक्टिशियस के बारे में बात करी, हमने इनलैंड और फॉरेन के बारे में बात करी, यस हमने उसी के साथ साथ बात करी डिमांड और टाइम के बारे में, और इसी तरीके से हमने जो फर्स्ट था बियरर और ऑर्डर उसके बारे में भी बात करी थी। बियरर और ऑर्डर बोला, हमने टाइम एंड डिमांड बोला, हमने इनलैंड एंड फॉरेन बोला, हमने डॉक्यूमेंट्री और क्लीन बोला, हमने जेन्युइन अकोमोडेशन और फिक्टिशियस बोला, हमने साथ साथ एम्बिगुअस बोला, इनकोहेट बोला,
और लास्ट में एस्क्रो पढ़ के टाइप्स कंप्लीट कर लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स के। ओके तो पार्टीज कौन है? एक है ड्रॉअर जिसने बनाया है ना, प्रॉमिसरी नोट जिसने बनाया है, या बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने बनाया है, या चेक जिसने बनाया है। ड्रॉई वो जिसकी लायबिलिटी है, जो बंदा पे करने वाला है, जिसने साइन करके एक्सेप्टेंस दे दिया कि मैंने पैसे देने हैं। द पर्सन ऑन whom the instrument is drawn and thereby directed to pay. Draw in case of need क्या है, क्या मतलब है इसका? The person whose name is given in the bill or an endorsement thereof in addition to the name of the drawee, जिसने एक्सेप्टेंस दिया है कि हाँ मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। Who should be resorted in the case of need, अगर पैसों की जरूरत है तो हाँ, this is how the payment can be made. Where the drawee in case of need is named in a bill of exchange, बता रखा है कि कौन है बनेगा drawee, और endorsement thereon the bill of exchange is not dishonored unless it has been dishonored by such drawee, जिसका कि मान लेते हैं drawee वैसे तो A था, A ने क्योंकि सामान खरीदा था, बट लेट्स से उसमें लिखा हुआ था इन केस ऑफ नीड X बनेगा, तो जब तक X पेमेंट करने से मना नहीं करता तब तक ये चेक या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर नहीं होगा। ओके, अ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड में एक्सेप्ट एंड पे द बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट, ऐसा सेक्शन 116 में बताया हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टर कौन है? जिसने साइन किया है, बिल बनाया मेकर ने, ड्रॉई ने साइन किया है, वही एक्सेप्टर हो जाए। When the drawee signs his assent upon the bill and delivers the same to the holder or some other person on his behalf becomes the acceptor, तो ड्रॉई ही एक्सेप्टर बन जा रहा है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है? पर्सन मीनिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और बेटर सिक्योरिटी। सुप्रा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉअर और ऑफ एनी वन ऑफ द एंडोर्सेस, मतलब बेसिकली लेट्स से बी को पेमेंट मिलनी थी, या तो बी या फिर बी ने आगे किसी को सी को एंडोर्स कर दिया या डी को एंडोर्स कर दिया, जो भी जिसने पैसे लेने हैं वो लेने जा रहा है उस बंदे से जिसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं पैसे देने को तैयार। एक्सेप्टर फॉर ऑनर मस्ट स्पेसिफाई एज टू हुज ऑनर ही इज एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, किसके बिहाफ पे बिल ऑफ एक्सचेंज वो एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू बी मेड ऑन द ऑनर ऑफ द ड्रॉअर, कि आप ड्रॉअर को दे रहे थे। जैसे बदरुन्निसा हमजा को ही दे रही थी, अगर मान लेते हैं कोई स्पेसिफिक नाम बता रखा है कि आगे इसको बंदे को दे देना है या उस बंदे को देना है, तो हाँ उस बंदे के लिए भी लायबल हो जाएंगे। ओके, पे क्या है? जिसको पैसे मिलने वाले हैं। पे इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल विच मे बी द ड्रॉअर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। होल्डर वो बंदा है जिसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारे केस में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था, या बा हो गई थी, या काव्या हो गई थी अनुपमा ने जो बनाया था। यस, एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन, उसके पास है, thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto। लीगल लैंग्वेज है हमारे पास, अभी तो पेपर इतना ऐसा वाला आने नहीं वाला है, बट हमको कंसेप्ट क्लियर ऑलरेडी है। अभी तो हम नींबू पानी पढ़ चुके हैं, वर्जिन मोहितो तो देख रहे हैं। Where the instrument is lost and destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such फिर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा सेक्शन 8 में बता रखा है। ये लास्ट वाले बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमने अभी तक कहीं बात करी नहीं थी, बट अभी कर ली है सेक्शन 8 के अंतर्गत। ओके, now capacity to become a party to a negotiable instrument, any person who is competent to contract, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कैन बिकम अ पार्टी, वो पार्टी बन सकता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, चाहे बना रहा हो, चाहे ड्रॉ कर रहा हो, चाहे एंडोर्स कर रहा हो, चाहे नेगोशिएट कर रहा हो, है ना। इफ अगर जो भी बंदा है इस बनाने वाला का चाहे एंडोर्स करने वाला, अगर वो बंदा कंपीटेंट नहीं है, इफ लेट्स से दैट पर्सन इज इनकम्पीटेंट, द अग्रीमेंट इज वॉइड। ये तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ कर आए हैं। बट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड अगेंस्ट द अदर पार्टीज। उस बंदे के लिए तो लेट्स से कोई बीच में जो बंदा आया वो 18 साल से नीचे था, या इनसेन था, या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ था, सिर्फ वो बंदा की लायबिलिटी नहीं है। बाकी सारी पार्टीज जो इस पूरे चेन के अंदर इन्वॉल्व हैं, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को एंडोर्स किया, लेट्स से सी माइनर थी, ठीक है, तो बी और ए अभी भी लायबल है। लायबिलिटी मेजरली ए की है, बट अगर ए नहीं देता है तो डी बी से मांगेंगे भाई पैसे। यस,
but the contract is still valid against the other parties compete into the contract. The manner or conditions under which certain categories of person like minor, corporate body, agent, legal representative can be party to the Negotiable Instrument Act under different circumstances, but इस circumstances हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें हम आज कर चुके हैं यहाँ से. दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल कंटिन्यू विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. For now guys, I'll take your leave. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.